नमस्कार, श्री गुरु कृपा क्लासेज सपोर्टरा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज 12 फरवरी 2026 को कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा थी इंग्लिश की वो संपन्न हुई और आप सभी को इसकी ऑथेंटिक आंसर की बेसब्री से इंतजार होगा। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड पेपर 2026 का जो इंग्लिश का पेपर लगा है उसकी ऑथेंटिक आंसर की लेकर के आया हूँ। तो जब सबसे पहले आप पेपर के एनालिसिस की बात करें तो ये जो पहला पैसेज अनसीन पैसेज ग्रुप में दिया गया है, ये दरअसल कक्षा 8वीं की जो किताब है हनी ड्यू उसका 5वां चैप्टर है द सबमिट विद इन। वहाँ का स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है, पैसेज है, वो ये उसमें से लिया गया है और इसके जो शुरुआती 2 क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम उसी किताब में से पीछे से लिए गए हैं। कहने का मतलब पेपर का लेवल बहुत हद तक बहुत कम, बहुत ही हद तक छोटा रखा गया है, कम रखा गया है। 10वीं के लेवल का पेपर मैं इसको नहीं मानता क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह इतने आसान आसान क्वेश्चंस दिए गए हैं जो एक 10वीं के लेवल के साथ न्याय नहीं करते। फिलहाल मैं आपको आंसर की बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन था स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज। जो एवरेस्ट पर खड़े होकर के राइटर क्या हुआ, कैसा था, मतलब ओवरजॉयड था या वेरी सैड था या जुबिलिएंट एंड सैड था या नन ऑफ दिस था। तो इसका आंसर होगा वेरी सैड, क्योंकि लेखक को ये लग रहा था कि इसके बाद कोई और ऊंचाई पे कोई चोटी नहीं है जहां पर वो चढ़ सके, इसलिए उसको बहुत ही दुख महसूस हो रहा था, वेरी सैड। तो इसका आंसर कैसे पता लगेगा? इसका आंसर देखो, यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है हाउएवर, हालांकि, देखो ये लाइन लिखी हुई है हाउएवर, हालांकि, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, खुश होने के बजाय देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस, मेरे अंदर सैडनेस की टिंज थी, यानी कि एक उदासी की झलक थी। इससे पता लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम, वो भावना जिसने उसको ग्रिप्ड माने पकड़े रखा, थामे रखा, वो किसकी भावना थी उसके अंदर? तो वो भावना थी ह्यूमिलिटी की, यानी कि विनम्रता की। अगला क्वेश्चन देखिए। द जॉय दैट राइटर फील्स बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट लास्ट, वो आनंद जो लेखक महसूस करता है एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने पर, वो कब तक चलता है? तो वो आनंद लाइफ टाइम चलता है। इसका आंसर होगा डी। अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, व्हाट इज अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, चढ़ाई में सबसे ऊंचा क्या है, सबसे ऊंची चढ़ाई क्या है चढ़ाई में? तो एवरेस्ट की चढ़ाई करना सबसे ऊंची चढ़ाई है। अगला प्रश्न है विच अदर समिट इज नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। तो देखो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल इस लाइन में दिया गया है। ये इसका आंसर द समिट ऑफ द माइंड होगा होने को, लेकिन मैं आपको इसके लाइन का वेरीफाई भी करवा देता हूँ। यहाँ पर ये लाइन दी गई है, देखिए, द समिट, ये वाली, द समिट ऑफ द माइंड नो लेस फॉर्मिडेबल, इस तरह से यहाँ से ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 6 पे हम आ चुके हैं और प्रश्न नंबर 6 था व्हाट चेंजेस यू कंप्लीटली, कौन सी बात आपको पूरी तरह बदल देती है? तो इसका आंसर होगा एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगला प्रश्न था, 7वां प्रश्न था कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन, एक पर्वत का सबसे ऊंची जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? समिट, शिखर या चोटी बोलते हैं। इसके बाद में इसमें जुबिलेंट शब्द का अपोजिट ढूंढना था। जुबिलेंट का मतलब होता है आनंद विभोर होना, यानी कि प्रसन्न होना, और प्रसन्न का अपोजिट होता है उदास होना। तो इसका आंसर होगा सैडनेस। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से, ये पैसेज पहला समाप्त होता है। अब आपको दूसरे पैसेज को लिए चलते हैं। प्रस्तुत पैसेज में जल की पृथ्वी पर क्या महत्वता है उसके बारे में बताया गया है। तो फिलहाल मैं आपको सबसे पहले प्रश्न को ले चलता हूँ। वेयर डिड लाइफ ओरिजिनेट, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? ओरिजिनेट का मतलब होता है उत्पत्ति होना, तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इसका आंसर होगा लाइफ ओरिजिनेटेड, डिड हट जाएगा, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। ठीक है, इसका आंसर इन वाटर होगा। नेम सम सोर्सेज, उन स्रोतों के नाम बताइए फ्रॉम वेयर, जहां से वी गेट फ्रेश वाटर, जहां से हमको स्वच्छ पानी मिलता है। स्रोत कौन कौन से? तो हम इसका आंसर देंगे वी गेट फ्रेश वाटर, हम फ्रेश वाटर प्राप्त करते हैं फ्रॉम फ्रॉम रिवर्स। ठीक है ना, इसका आंसर होगा फ्रॉम रिवर्स, वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स। और देखिए फ्रेश वाटर लेक्स, ये वाली जो लाइन है ना, एंड इन अंडरग्राउंड शैलो एक्वाफायर्स, यहाँ से हम जो है स्वच्छ पानी प्राप्त करते हैं। ये स्रोतों के नाम लिखने। व्हाट आर द एरियाज, वो कौन कौन से क्षेत्र है? वेयर द राइजिंग डिमांड्स ऑफ फॉर वाटर, पानी की बढ़ती जो डिमांड है, मांग है, आर डिफिकल्ट टू बी मेट। तो वे कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर राइजिंग डिमांड्स फॉर वाटर, पानी की जो बढ़ती मांग है, आर डिफिकल्ट टू बी मेट, वो मुश्किल से पूरी हो पा रही है। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर होगा इसका आंसर, है ना। एक तो एग्रीकल्चर है, इसके अलावा डोमेस्टिक सेक्टर,
एंड इंडस्ट्री। तो इसके लिए मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो इसका आंसर एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक सेक्टर, इंडस्ट्री है, ये जो है इन क्षेत्रों में जो इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इसका आंसर इंडस्ट्री से लिखने के बाद में अपनी भाषा में लिखना आर द एरियाज वेयर राइजिंग डिमांड्स फॉर वाटर आर डिफिकल्ट टू मेट, ऐसे लिखना था उसको पूरा। अगला प्रश्न है वेयर डू वी डंप आवर वेस्ट, तो इसका उत्तर होगा बी डंप आवर वेस्ट। हम हमारा वेस्ट जो है कहाँ पे कूड़ा हम डालते हैं, इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। कहाँ पे डालते हैं, स्ट्रीम्स और रिवर्स में हम अपने कूड़े को इकट्ठा करके डालते हैं। तो इसका आंसर भी मैं आपको इन्हीं लाइनों में से बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, यहाँ पर आप इसका जो है आंसर इसमें करोगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीम्स एंड रिवर्स हैव बीन ए प्लेस टू डंप वेस्टेज, लेकिन उसको अपनी भाषा में लिखना होता है। केवल लाइनें उतार देने से प्रश्न के पूरे नंबर मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि अगर आपने उन लाइन्स को जो मैंने बता रहा हूँ वो अगर लिखी होगी तो निश्चित रूप से नंबर तो मिल जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत का सबसे नमी वाला स्थान कौन सा है, एंड व्हाट प्रॉब्लम इट इज फेसिंग, और ये कौन सी समस्या का सामना कर रहा है। तो चेरापूंजी इसका आंसर है। चेरापूंजी इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत में चेरापूंजी जो है सबसे नमी वाला स्थान है। अब ये कौन सी समस्या का सामना कर रहा है, ये लाइन आप लिखेंगे विच इज फेसिंग, ऐसा लिखना है आपको, विच इज फेसिंग ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने के पानी की सीरियस शॉर्टेज, गंभीर कमी की समस्या का सामना कर रहा है मतलब। तो ये इसका पूरा आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर, ताजा पानी का कौन सा रूप इज अनअवेलेबल, अनअवेलेबल अनुपलब्ध है टू ह्यूमैनिटी, मनुष्य के लिए तो देखिए ताजा पानी का कौन सा रूप मनुष्य के लिए अनुपलब्ध है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ विच, यानी कि इस ताजा पानी का अधिकांश भाग लाइज फ्रोजन, जमा हुआ है कहाँ पर, अंटार्कटिका में और ग्रीनलैंड में। तो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में जो जमा हुआ पानी है ना, पोलर आइस में, ध्रुवीय जो बर्फ है उसमें जमा हुआ है, वो हमारे लिए अनुपलब्ध है पीने के लिए। तो इसका आंसर होगा द फ्रोजन वाटर इन अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड इन ऑल पोलर आइस। तो फ्रोजन वाटर इन अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड इन पोलर आइस, यानी कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के ध्रुवीय प्रदेशों में जमा हुआ जो पानी है वही पानी जो है मनुष्य के लिए अनुपलब्ध है, और वो जमा हुआ रूप में ना इसलिए, बर्फ के रूप में ना इसलिए। अगला प्रश्न है स्केयरसिटी का सिमिलरी, तो स्केयरसिटी का सिमिलर होता है शॉर्टेज। इसका आंसर क्या होगा, शॉर्टेज यानी कमी होना, स्केयरसिटी माने कमी होना। और ड्राइएस्ट का अपोजिट होगा वेटेस्ट। ठीक है, इसके अलावा अब सेक्शन बी में देखिए, सेक्शन चेंज करने के लिए ईमेल आया था, और ये जो बैड कंपनी पर चार बेटे और किसान वाली कहानी आई थी। इसके अलावा यहाँ बहुत ही सिंपल माई स्कूल पर पैराग्राफ आया था, और अगर वो नहीं आता तो दीपावली पे पैराग्राफ आया था। अब मैं आपको ग्रामर के सी सेक्शन को लिए चलता हूँ। चलिए पहला प्रश्न टेंसेज में से देखते हैं। माई फादर खालिस्तान ए माइल एवरीडे, एवरीडे संख्या सूचक है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो एवरीडे प्रेजेंट इंडेफिनिट का संख्या सूचक होता है तो उसमें एक वचन कर्ता के साथ में एस फॉर्म आती है, तो रन का बनेगा रन्स, तो इसका आंसर होगा रन्स। इधर दूसरा है राजू इन द ग्राउंड व्हाइल आई वाज हेल्पिंग माय मदर इन द किचन। तो व्हाइल से जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं तो व्हाइल के दोनों ओर पास्ट कंटिन्यूअस आता है, इसलिए राजू वाले भाग में आएगा बाज प्लेइंग। तीसरा प्रश्न है वी टू जयपुर टुमारो, टुमारो आता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल विल के साथ बेस फॉर्म आती है, तो वी के साथ लगेगा शेल और उसके साथ आएगी बेस फॉर्म गो। अगला प्रश्न है द थीव खालिस्तान बिफोर द पुलिस अराइव्ड, जब बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा हेड एस्केप्ड। अगला प्रश्न है बोथ राम एंड श्याम, ये दोनों बहुवचन करता है तो क्रिया लगेगी बहुवचन आर। यहाँ पर आइदर सुमित और मनीष, तो यहाँ पर देखो और के बाद वाले कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है, मनीष एक वचन करता है तो एक वचन कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी एक वचन हैज। इसके बाद में इन लोगों ने क्या किया था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत क्लॉज का जो टॉपिक हमको दिया गया था इस साल नया जोड़ करके आया था, उसमें इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ने वाले सेंटेंस इनको देने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने कोरिलेटिव कंजंक्शन से जुड़ने वाले सेंटेंस दे दिए, और ये थोड़ा सा इन्होंने सिलेबस से हट के काम किया।
फिलहाल नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज देखते हैं कैसे किया गया है इस वाले प्रश्न में। मिताली इज हार्ड वर्किंग, मिताली इज इंटेलिजेंट। दोनों वाक्यों का कर्ता समान है। जब नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो वाक्यों को जोड़ते हैं और दोनों वाक्यों का कर्ता समान होते हैं तो जहां तक वाक्य समान है वहां तक उतारते हैं पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे मिताली इज, इसके बाद में पहला भाग लिख देंगे नॉट ओनली बट नॉट ओनली, उसके बाद लिखेंगे हार्ड वर्किंग, फिर लिखेंगे बट ऑल्सो और फिर लिखेंगे इंटेलिजेंट। तो फाइनल आंसर होगा मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ठीक है। अगला प्रश्न है अनिल इज रिच पर्सन, अनिल इज अनहैप्पी। दोनों ही बाइक जो है आपस में एक दूसरे का विरोधाभास कर रही है, उत्पन्न कर रही है, दोनों विपरीत अर्थ दे रहे हैं। जो व्यक्ति अमीर होता है वो प्रसन्न होना चाहिए लेकिन वो अमीर नहीं है, और अमीर तो है लेकिन प्रसन्न नहीं है, तो लेकिन लग गया। तो कैसे बनाना है, अनिल इज ए रिच पर्सन बट ही इज अनहैप्पी, लेकिन वो क्या है, नाखुश है। ठीक है ना। अगर किसी ने ये बना दिया अनिल इज ए रिच पर्सन बट अनहैप्पी, तो इसमें थोड़ा सा क्या है, बट के साथ डायरेक्ट अनहैप्पी लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि प्रसन्न के अलावा अनिल एक रिच पर्सन है, तो वहां अकेला बट जो है वो कभी कभी के अलावा का साइन दे देता है। अगला प्रश्न है पैसिव वॉइस का, इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द वर्ल्ड कप, इसके बाद आ जाएगा वाज, इसके बाद आ जाएगा वॉन, उसके बाद में द वर्ल्ड कप वाज वॉन बाय लगा कर लिख देंगे इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम, ये इसका पूरा सब्जेक्ट है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत ही सिंपल आया था। शाश्वत सत्य जब आर एस के अंदर दे रखा होता है तो उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। तो इसका आंसर होगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ मूव अराउंड द सन। फिर हमारा देखो सेक्शन डी में किताब में से पैसेज आया था और पैसेज के प्रश्नों का उत्तर आपको देखने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है यंग सीगल वाले पार्ट में से पैसेज आया, हु वाज द यंग सीगल ऑन हिज, हु वाज विद द यंग सीगल ऑन हिज लेज। तो यंग सीगल के साथ उस पर कौन था अकेला, सॉरी यंग सीगल जो था लेज लेज बोलते हैं उस कगार को, है ना, चट्टान के अंतिम छोर को, उस पर यंग सीगल के साथ कौन था, तो ही वाज अलोन, वो अकेला था, कोई भी नहीं था उसके साथ में, है ना। यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए व्हाट ही हैड बीन अफ्रेड। अब देखो मैं थोड़ा सा एग्जामिनर ने जो प्रश्न पेपर सेट किए है उस पर बहुत कुछ आपत्ति दर्शाने वाला हूँ। एक तो कभी भी प्रश्न में डायरेक्ट प्रोनाउन नहीं आता है, हमेशा प्रश्न में अगर पाठ में अगर प्रोनाउन दे भी रखा हो तो प्रश्न बनाते पेपर के दौरान तब उस प्रोनाउन को सेम टू सेम यूज नहीं करते, उसकी जगह नाउन लगाना चाहिए। अब हमें क्या पता ही किसके लिए आया है, यहाँ पर लिखना चाहिए था व्हाट डिड व्हाट हैड द यंग सीगल बीन अफ्रेड टू डू, ये इस तरह से इसमें होना चाहिए था। देखो प्रश्न ही गलत है, व्हाट के बाद जब सहायक क्रिया नहीं आए और करता आ जाए डायरेक्ट तो व्हाट वहां पर कंजंक्शन का कार्य करता है, जबकि इसका प्रश्न ऐसा बनाना चाहिए था व्हाट हैड ही बीन अफ्रेड टू डू। फिलहाल देखिए तो व्हाट ही हैड बीन अफ्रेड टू डू इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा उसको क्या क्या करने से डर लगता था, तो उड़ने से डर लगता था यंग सीगल को। ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट वाज स्ट्रेच डाउन बीनीथ हिज लेज, उसके चट्टान के नीचे कगार के नीचे क्या विस्तृत रूप से फैला हुआ था, समुद्र फैला हुआ था। What would not support him to fly, उसको उड़ने में क्या सपोर्ट नहीं करते थे, कौन उसका सारा साथ नहीं देते थे, तो देखो उसके जो पंख थे वो साथ नहीं देते थे। बहुत ए एंड बी जो है इसमें जो दिया गया है वो आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसके जो पंख थे वो उसका साथ नहीं देते थे। ये देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है his wings would never support him। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द यंग सीगल हैड, यंग सीगल कितने भाई बहन रखता था, द यंग सीगल हैड 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न है व्हाट हैपेंड व्हेन ही अटेम्प्टेड टू फ्लाई। अब देखो फिर से ये आ गया, ये नहीं आना चाहिए था प्रश्न में, इसके आंसर चाहिए था द यंग सीगल, तो इसका आंसर होगा व्हेन द यंग सीगल अटेम्प्टेड टू फ्लाई, जब वो उड़ने की कोशिश किया करता था, ही बिकेम अफ्रेड, तो वो डर जाता था, ऐसा आपको लिखना है। अगर आपने दूसरा वाला पैसेज जो है चौथे पार्ट में से आया एनी फ्रैंक वर्सो का अटेम्प्ट किया है तो उसकी भी आंसर सुन लीजिए। व्हाट वाज ब्यूटीफुल द पोएम जो उसने लिखी, हाउ मेनी बेबी डकलिंग्स, डकलिंग्स के कितने बच्चे थे, तो इसका आंसर होगा 3। बाय होम द बेबी डकलिंग्स वर बिटन टू डेथ, किसके द्वारा, बेबी डकलिंग बतख के जो बच्चे थे वर बिटन पीट पीट करके मार दिए गए, तो उसका उत्तर होगा फादर स्वान जो उसका पिता था उसके द्वारा। ये सब
ये सब जो एनी फ्रैंक ने जो पोएम लिखी थी उसके अंतर्गत जो हिरन के नहीं, बतख के जो बच्चे थे ना, उनके बारे में लिखा था। अगला प्रश्न है, देखिए, व्हाट इज मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग दीज डेज? मिस्टर किसिंग हमेशा इन दोनों क्या करते रहते हैं? तो वो जोक्स, यानी कि हंसते हंसाते रहते हैं। व्हाट डिड मिस्टर किसिंग एड टू द पोएम? मिस्टर किसिंग ने पोएम में क्या जोड़ दिए? तो मिस्टर किसिंग एडेड हिज ओन थॉट्स इन द पोएम। मिस्टर किसिंग ने पोएम में अपने खुद के विचार भी जोड़ दिए। ये इसका आंसर होगा। हिज ओन कमेंट्स जोड़ दिए, मतलब अपनी टिप्पणी जोड़ दी, है ना। हिज ओन कमेंट्स इसका आंसर है। व्हाट डिड, तो मिस्टर किसिंग एडेड हिज ओन कमेंट्स टू द पोएम, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड मिस्टर किसिंग अलाउ हर टू डू? देखो हर फिर आ गया, हर की जगह आना चाहिए था एनी फ्रैंक। तो मिस्टर किसिंग अलाउड एनी फ्रैंक टू टॉक, बात करने के लिए अनुमति दी गई। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी अदर एक्स्ट्रा होमवर्क, ये एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद में इस पैसेज में सारे आंसर के बाद में सारे के सारे प्रश्न बहुत सिंपल थे, कई बार टेस्टों में पूछे गए, कई बार क्लासेज में बताए गए, बार बार बताया गया ये प्रश्न आएगा। देखो ना, एक चीज मैंने गौर करी है इसमें कि पूरी पोएम्स में, पूरे चैप्टर्स में से एग्जामिनर ने क्या किया है, शायद पता नहीं किसी बच्चे ने पेपर बनाया, ज्यादातर चैप्टर्स के शुरुआती पहले दूसरे प्रश्नों को उठा करके इसमें डाल दिया है सेम टू सेम। नहीं किसी प्रश्न को कोई घुमाया, नहीं किसी प्रकार के प्रश्न में किसी तरह की कोई लैंग्वेज बदली, सेम टू सेम उठा करके रख दिए। खैर, मैं आपको 20वें प्रश्न के जो एमसीक्यू उनकी ओर लिए चलता हूँ। ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा लगा कि रामलाल की कितनी बेटियां थी। प्रश्न तो अच्छा था, कुल बच्चे तो 7 थे उसके, लेकिन अगर यहाँ पर एक ऑप्शन 7 भी होता तब मजा आता, तब बच्चे भ्रमित होते इसमें। अब इन्हें स्पष्ट दे दिया 1 2 3 4, 7 होता तो बच्चे सोचते 7 बच्चे लिखने, तो उनमें कंफ्यूज जाते कितनी बेटियां थी 7 में से, जबकि उसके 4 तो बेटियां थी और 3 बेटे थे। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब खूब चिल्ला चिल्ला के क्लास में कहा था कि मेरे भाई ये प्रश्न बन सकता है, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ मार्स स्पेस कंट्रोल? देखो ये प्रश्न आ गया और इसका आंसर था ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। अगला प्रश्न है, रिचर्ड एच इब्राइट वाज एनकरेज्ड टू बिकम ए साइंटिस्ट? रिचर्ड एच इब्राइट को साइंटिस्ट बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया, किसके द्वारा? उसकी माँ के द्वारा, तो इसका उत्तर होगा मदर। अगला प्रश्न है, व्हाट डज हॉरेस डेनवी लाइक टू कलेक्ट? हॉरेस डेनवी क्या कलेक्ट करना पसंद करता था? तो हॉरेस डेनवी एक्सपेंसिव बुक्स इकट्ठा करना पसंद करता था। और हु वाज मिस्टर हैरियट? तो मिस्टर हैरियट एक वेटनरी सर्जन थे। इस प्रकार से हमने इस पूरे वीडियो में पूरे 10th पेपर की ऑथेंटिक आंसर की पेश करने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको सारे उत्तरों से संतुष्टि मिली होगी। आपको सबको पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने कितने संभावित नंबर आ रहे हैं 100 में से, और जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ने, जरूर लिखने। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार। कल 12th क्लास की बोर्ड पेपर के आंसर की वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।